यूनिट, डायमेंशन एंड एरर। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे डायमेंशंस। आपको कुछ टर्म्स के डायमेंशनल फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। डायमेंशनल फॉर्मूला में सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मुझे एक एस nth का डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l1 t0 सही है और n0 l1 t-1 गलत है। उसके बाद अगली टर्म जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए दैट इज स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट को k से लिखते हैं। अगर मैं k की बात करूं तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, k को कैसे लिखेंगे, फोर्स बाय लेंथ। फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1 l1 t-2, लेंथ का l1, तो बेटा ये आ गया m1 l0 t-2। ध्यान रखना है फोर्स का फॉर्मूला होता है kx। आपको किसी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं पता हो और फिर भी डायमेंशन निकालने हो उसके, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए k को क्या लिखोगे, फोर्स बाय x। फोर्स का हो गया बेटा m1 l1 t-2 बाय x का हो गया l1, तो इट कम्स आउट टू बी m1 l0 t-2। उसके बाद आपको वर्क का पता होना चाहिए। वर्क कह लो, एनर्जी कह लो। वर्क होगा W, जिसको आप लिखोगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का होगा m1 l2 t-2। फोर्स का m1 l1 t-2 इनटू दिया। यहीं से एक चीज आपको पता होना चाहिए, ग्रेडियंट वर्ड का मतलब क्या होता है। किसी भी चीज के ग्रेडियंट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय लेंथ। तो आई विल राइट इट लाइक वेलोसिटी बाय लेंथ। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया m0 l1 t-1 बाय लेंथ का l1, तो ये आ गया m0 l0 t-1। m0 l0 t-1। ग्रेडियंट कहीं पर भी आ जाए, ग्रेडियंट का मतलब ही यही है कि आपको डिवाइडेड बाय लेंथ करना है। ये डायमेंशन फॉर्मूला में अभी और भी बहुत सारे डायमेंशन फॉर्मूलाज आपको बता रहा हूं, फिर डायमेंशन की एप्लीकेशन भी देखेंगे। कर दूं बेटा अब इसको। उसके बाद मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको I से लिखते हैं। इसका फॉर्मूला आई थिंक आप सबको पता होगा, mr² होता है, जिसको m1 l2। एंगुलर मोमेंटम, इसको L से लिखते हैं। इसका फॉर्मूला mvr होता है। मास का आपको पता है m1 हो गया, v का हो गया l1 t-1, r का l1 हो गया, ये हो गया m1 l2 t-1। यहीं से टॉर्क, अगर मैं टॉर्क की बात करूं, टॉर्क को टाउ से लिखते हैं। इसका फॉर्मूला होगा F इंटू आर। फोर्स का हो गया m1 l2 t-2। यहीं से एंगल को थीटा से लिखते हैं। दिस इज आर्क बाय रेडियस, तो बेटा ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया m0 l0 t0। उसके बाद फ्रीक्वेंसी कह लो या एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एक को न्यू से लिखते हैं, एक को ओमेगा से लिखते हैं, ये होता है t-1। यहीं से एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी का मतलब है एरिया बाय टाइम। एरिया बाय टाइम का मतलब है एरिया का हो गया l2, टाइम का हो गया बेटा t-1। उसके बाद यहीं से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको G से लिखते हैं। ये क्या होगा बेटा, आपको पता होना चाहिए, फोर्स का फॉर्मूला होता है G m1 m2 by r²।
तो यहां से g का आ गया एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2, फोर्स का हो गया m1 r square is L2 by m2 which comes out to be m minus 1 L3 t minus 2। ये डायमेंशनल फॉर्मूले में चैप्टर वाइज आगे बढ़ता जा रहा हूं, आपको इन सब के डायमेंशनल फॉर्मूले पता होने चाहिए, तभी आपको आगे की एप्लीकेशंस वगैरह समझ में आएंगी। करें आगे, ये नोट हो गया। उसके बाद मैं आ रहा हूं सीधा कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको ई से भी लिख देते हैं। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी यही होता है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी यही होता है, शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी यही होता है। इसका क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। क्या फॉर्मूला होता है? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस वाला तो बेटा प्रेशर का ही है, स्ट्रेस का मतलब प्रेशर है, और स्ट्रेन का मतलब कुछ भी नहीं है। तो जैसे सोल्व किया, ये आ गया m1 L-1 T-2, बहुत जगह पे काम आएगा, याद रखना है। इसी से थोड़ा सा रिलेट करके बता देता हूं, प्रेशर का या स्ट्रेस का एक ही होगा, वो होगा फोर्स बाय एरिया, और फोर्स बाय एरिया का मतलब है m1 L-1 T-2। यहां से स्ट्रेन की अगर बात करूं, व्हाट इज स्ट्रेन? स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। अगर ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की बात है तो बेटा ऊपर भी लेंथ है, नीचे भी लेंथ है, तो इसका आ गया m0 L0 T0। यही से एक टर्म आती है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है 1 बाय बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब इसका उल्टा अगर मैं बात करूं m-1 L1 T2। यही से एक टर्म आती है एनर्जी डेंसिटी। मैं आपको सेलेक्टिव बता रहा हूं जो डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल यू से लिखते हैं, इसका फॉर्मूला हो गया एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर मैं यहां से इसको लिखूं, एनर्जी का तो आपको पता है m1 L2 T-2 है, पर यूनिट वॉल्यूम में L3 आ गया, तो ये आ गया m1 L-1 T-2। m1 L-1 T-2। यहां से आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, एनर्जी डेंसिटी और प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है, ये आपको पता होना चाहिए। एनर्जी डेंसिटी और प्रेशर देख लो, दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आ रहा है, इसका ये रहा, इसका भी यही रहा, तो इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है, जो आपको क्लियरली पता होना चाहिए। करें आगे। ये इलास्टिसिटी चैप्टर से कुछ रिलेटेड थे। अगला चैप्टर जो हमारे पास आता है फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में कुछ चीजें हैं जो आपको डायरेक्टली पता होनी चाहिए। तो एक तो है सरफेस टेंशन, एस से लिखते हैं, दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स का हो गया m1 L1 T-2, दिस इज m1 L0 T-2। ये सरफेस टेंशन का आ गया, ये सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। इसके बाद यहां पे आता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको ईटा से लिखते हैं। अब आपको बड़े ध्यान से देखना है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए जो फॉर्मूला है वो ये है F = 6 पाई r ईटा v। तो यहां से अगर मैं ईटा निकालूं तो ईटा मेरे पास आ गया F/6 पाई r v। फोर्स का जो फॉर्मूला आ गया ये आ गया m1 L1 T-2। r की बात करूं L1, v की बात करूं L1 T-1, L1 से L1 कैंसिल हो गया, तो ये बच गया m1 L-1 T-1। ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का।
उसके बाद आ गया बेटा प्रेशर ग्रेडियंट। क्या आ गया उसके बाद? प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट की बात करूं, प्रेशर ग्रेडियंट की बात करूं, दिस इज प्रेशर बाय लेंथ, दिस इज प्रेशर बाय लेंथ। ग्रेडियंट का मतलब ही मैंने आपको बता दिया था, प्रेशर बाय लेंथ। प्रेशर का हो गया m1 L-1 T-2, बाय लेंथ का हो गया L1, तो आई विल राइट इट लाइक m1 L-2 T-2, m1 L-2 T-2। ये आपके पास प्रेशर ग्रेडियंट का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहीं पे आता है रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो को Q से लिखते हैं, एंड दिस इज वॉल्यूम पर सेकेंड, दिस इज dV by dt। अगर ये वॉल्यूम पर सेकेंड है तो वॉल्यूम का तो हो गया L3, पर सेकेंड का हो गया T-1। हाँ बेटा क्लियर है? यहीं पर इससे अगला चैप्टर जो आएगा हीट वाला आएगा, उसके अंदर एक टर्म होती है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दैट इज पावर बाय टाइम। पावर को क्या लिखूंगा? पावर विल बी m1 L2 T-3, या एनर्जी बाय टाइम को पावर लिख लो। दिस इज पावर बाय एरिया, नॉट टाइम। एनर्जी बाय टाइम इज पावर बाय एरिया। एरिया को क्या लिख दिया बेटा? L2। तो यहां से इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया वो आ गया m1 L0 T-3, m1 L0 T-3। ये आपके पास इंटेंसिटी का आ गया। फ्लूइड के बाद जो अगला चैप्टर आता है, उसके बाद अगला चैप्टर जो आपका आ रहा है वो है हीट ट्रांसफर वाला, कैलोरीमेट्री वाला। तो सबसे पहले इसमें मैं सिर्फ सेलेक्टिव से बता रहा हूं। हीट एक टाइप की एनर्जी है, एनर्जी का हो गया m1 L2 T-2। हीट के यूनिट कैलोरी होते हैं, सीजीएस यूनिट, एसआई यूनिट जूल। यहीं से एक टर्म आती है कैलोरीमेट्री में वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट जब हम हीट ट्रांसफर पढ़ेंगे, जब उसमें बताऊंगा, कैलोरीमेट्री में बताऊंगा कि वाटर इक्विवेलेंट इज द मास ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी बाय द सेम अमाउंट। तो वाटर इक्विवेलेंट एक मास है, तो इसका होगा m1। यहीं से अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं, टेम्परेचर का होगा K1। K से लिखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर को किससे लिखते हैं बेटा? K से। अब इसके बाद मैं डायरेक्टली जंप कर रहा हूं कंडक्शन पे। किस पे जंप कर रहा हूं बेटा? कंडक्शन पे। अब अगर मैं कंडक्शन की बात करूं, या चलो पहले थर्मल एक्सपेंशन देख लेते हैं। थर्मल एक्सपेंशन में आपने पढ़ा होगा डेल्टा L इज इक्वल टू अल्फा L डेल्टा T, चेंज इन लेंथ इक्वल टू अल्फा L डेल्टा T। व्हाट इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन? इसमें ऑलमोस्ट मैं आपको बहुत सारे बताऊंगा, ज्यादा बताऊंगा, क्योंकि जनरली क्या होता है जब हम डायमेंशन स्टार्ट करते हैं 11th 12th में, तो शुरू के तो हमें ध्यान रहते हैं, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं इन चीजों को हम भूलते चलते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इसको मैं अल्फा से लिख रहा हूं। ये आ गया बेटा डेल्टा L बाय L डेल्टा T, जिसको मैं लिखूं तो ये आ गया मेरे पास m0, लेंथ कैंसिल, L0 P0 K-1. This is temperature -1. On the same line, temperature coefficient of superficial expansion, इसको बीटा से लिखते हैं। ये भी वही एरिया बाय एरिया इनटू डेल्टा T, दिस इज K-1। यहीं से टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, इसको गामा से लिखते हैं। ये वही चेंज इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इनटू डेल्टा T, दिस इज इक्वल टू K-1। ठीक है। डेंसिटी का आपको पता होना चाहिए बेटा। व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। तो
M1L-3। यहीं से रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका मतलब होता है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब आप देख सकते हो ऊपर भी डेंसिटी है नीचे भी डेंसिटी है, तो डेंसिटी से डेंसिटी कैंसिल हो गई, तो बचा M0 L0 T0, M0 L0 T0। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ग्रेविटी वर्ड आ गया तो इसलिए ऐसा है, नहीं। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब रिलेटिव डेंसिटी होता है, जिसका फॉर्मूला ये है आगे सी। उसे आगे बात करता हूं। अब मैं सीधा कंडक्शन पे आ रहा हूं। कंडक्शन के अंदर अगर मैं कंडक्शन में आऊं, कंडक्शन में टॉपिक का नाम है थर्मल रेजिस्टेंस। कंडक्शन में टॉपिक का नाम है थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस सबसे पहला टॉपिक है, या इससे पहले आपको जो देखना है वो होगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। इससे पहले जो टॉपिक है जिसके डायमेंशन आपको पता होने चाहिए, दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, जिसको हम H से लिखते हैं, दिस इज dq बाई dt। रेट का मतलब यही है डिवाइडेड बाई टाइम। अगर नहीं बोला हुआ किसके रिस्पेक्ट में, तो इसका मतलब यही है दिस इज डिवाइडेड बाई टाइम। तो जैसे सोल्व करूं, ऊपर हीट है, हीट का मतलब एनर्जी बाई टाइम, टाइम का मतलब T1। तो जैसे मैंने सोल्व किया, ये आ गया M1L2 T-3, M1L2 T-3। हम क्या क्लियर है? यहां तक रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का ये मतलब आ गया M1L2 T-3। दिस इज सेम एज पावर, पावर का भी यही होता है। यहां से अब थर्मल रेजिस्टेंस का कैसे निकालें। अब कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जिनके डायमेंशनल फॉर्मूले पता होने चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है। इस बार ऐसा लग रहा है क्योंकि नीट और एम्स मर्ज हो रहे हैं, तो पेपर थोड़ा सा स्लाइटली टफर साइड पे जा सकता है। 15 क्वेश्चन मुश्किल हो सकते हैं, 10 क्वेश्चन मुश्किल हो सकते हैं। और जब ये 10 क्वेश्चन मुश्किल बनेंगे तो इसके लिए आपको हर टाइप की चीजें थोड़ी सी मुश्किल वाली भी पढ़नी पड़ेगी। थर्मल रेजिस्टेंस का मतलब है RTH। अब मैं इसको थोड़ा सा करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेट करता हूं। जब हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम जब पढ़ते हैं तो हमें यह पता होता है कि करंट का रीजन पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो वहां पे फॉर्मूला होता है V इक्वल टू IR। इन शॉर्ट, करंट किस वजह से चलता है? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इनटू रेजिस्टेंस। तो यहां से आ जाता है R इज इक्वल टू V बाई आई। R इज इक्वल टू V बाई आई, ये आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाता है। थर्मल रेजिस्टेंस में नहीं, ये इलेक्ट्रिसिटी वाला है। अब हीट का फ्लो क्यों होता है? हीट का फ्लो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है। तो वहां जो काम पोटेंशियल डिफरेंस का था, यहां पर वो काम टेम्परेचर डिफरेंस करेगा। और हीट का फ्लो होता है, फ्लो होने का मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होगा, तो ये बनेगा टेम्परेचर डिफरेंस बाय रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। मैंने आपको बताया पोटेंशियल डिफरेंस का काम टेम्परेचर डिफरेंस करता है, पोटेंशियल डिफरेंस का काम टेम्परेचर डिफरेंस करता है, करंट का काम रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट करता है। तो T1 माइनस T2 का मतलब तो हो गया K1, H का मतलब हो गया M1L2 T-3, जिसको मैंने यहां लिखा, ये आ गया M-1 L-2 T3 K1। ये थर्मल रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। उसके बाद थर्मल कंडक्टिविटी।
के से लिखेंगे। थोड़ा सा लिंक कर रहा हूं बेटा चीजों को, आप देखना, आप ध्यान से। यहां पर आपने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा है, रो एल बाई रो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी का उल्टा होगा कंडक्टिविटी, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो एल बाई के ए लिख सकता हूं मैं। रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी होता है, तो रेजिस्टिविटी को लिख दिया 1 बाई के। तो अगर मुझे के का निकालना है तो के मेरा यहां से आ गया एल बाई ए आर, एल बाई ए आर। लेंथ की बात करूं दिस इज L1, ए की बात करूं L2, आर की बात करूं कौन सा आर, थर्मल रेजिस्टेंस पर आर, तो थर्मल रेजिस्टेंस का कितना था बेटा M-1 L-2 T3 K1। तो जैसे ही मैंने इसको सिंप्लीफाई किया ऊपर आएगा M1, ये 2 1 3 3 माइनस 2 1 L1, देखो ना 2 2 कैंसिल हो गया, T माइनस 3 K माइनस, ये आ गया आपका थर्मल कंडक्टिविटी का। यहां से टेम्परेचर ग्रेडियंट, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब ही यही है डिवाइडेड बाय लेंथ। तो लेंथ से डिवाइड किया तो ये हो गया L-1 K1, L-1 K1। उसके बाद अगली टर्म है स्पेसिफिक हीट, जिसको हम एस से लिखते हैं। एस क्या होगा बेटा, डेल्टा क्यू बाई एम डेल्टा टी, डेल्टा क्यू बाई एम डेल्टा टी। डेल्टा क्यू आ गया M1 L2 T-2, M मास M1, डेल्टा T's K1, M1 से M1 कैंसिल, तो यहां से आ गया बेटा M0 L2 T-2 K-1। दिस इज स्पेसिफिक हीट। यहीं से आती है हीट कैपेसिटी, जिसको कैपिटल सी से भी लिख देते हैं, कैपिटल सी से ही लिखते हैं। ये होता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। तो ये आ गया M1 L2 T-2 K-1। ये बेटा अभी सिर्फ कंडक्शन वाले पे बेस डायमेंशनल फॉर्मूलाज मैंने आपको बताए हैं। एक बार दोबारा देख लो। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का मतलब, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का क्या मतलब है बेटा, इसका मतलब है हीट बाय टाइम। हीट का आपको पता है M1 L2 T-2 होता है, टाइम का हीट का आपको पता है M1 L2 T-2 होता है, बाय टाइम का T1 हो गया, सिंप्लीफाई किया ये पावर वाला। उसके बाद थर्मल रेजिस्टेंस की बात करूं, RTH से लिख रहा हूं। RTH का मतलब यही है, यहां पर थर्मल रेजिस्टेंस, देखो यहां पर रेजिस्टेंस का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट। अब आपको पता होना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट की बात अगर मैं कर रहा हूं यहां पर, तो आप बड़े ध्यान से देखोगे पोटेंशियल डिफरेंस का काम यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस करता है, करंट का काम यहां पर, करंट का काम कौन करता है बेटा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट करता है। तो जैसे ही डिवाइड करके सिंप्लीफाई करके लिखा ही आ गया। यहां से थर्मल कंडक्टिविटी को के से लिखते हैं। दिस इज, जैसे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल बाई ए है, वैसे रो को लिख दिया रेजिस्टिविटी को 1 बाई कंडक्टिविटी। तो यहां से के का फॉर्मूला आ गया एल बाई ए आर, एल का पता है, ए का पता है, आर का, यहां से सिंप्लीफाई कर लिया। टेम्परेचर ग्रेडियंट, दिस इज gt बाई dx, लेंथ का L-1 T K1। स्पेसिफिक हीट एस से लिखते हैं। एस से लिखने का मतलब है डेल्टा क्यू बाई एम डेल्टा टी, दिस इज M1 L2 T-2 बाई एम, ऐसे लिखती है, ये सिंप्लीफाई करके आ गया। हीट कैपेसिटी कैपिटल सी से लिखते हैं, दिस इज डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, सिंप्लीफाई करके ये टर्म आ गई। क्लियर है यहां तक? चलो आगे देखते हैं। ये अभी मैंने सिर्फ आपको कंडक्शन के बताए, ये मैंने आपको सिर्फ डायमेंशनल फॉर्मूला कंडक्शन का बताया अभी तक। अब इसके बाद कंडक्शन के बाद कन्वेक्शन आता है, कन्वेक्शन के बाद रेडिएशन आता है, उनके भी देखने हैं। तो देखते हैं कैसे करते हैं। हाँ बेटा क्लियर है? ये सिर्फ कंडक्शन के थे, अब कन्वेक्शन और रेडिएशन के देखते हैं। क्लियर? तो रेडिएशन पे आते हैं। कन्वेक्शन में कुछ होता नहीं खास, सिर्फ कंसेप्ट होता है, वो आपको पता होना चाहिए। रेडिएशन में अगर मैं आऊं तो रेडिएशन में हम पढ़ते हैं सबसे पहले एब्जॉर्प्टेंस,
जिसको ए से लिखते हैं, फिर रिफ्लेक्टेंस जिसको आर से लिखते हैं, और ट्रांसमिटेंस जिसको टी से लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? क्यू एब्जॉर्ब बाय क्यू टोटल, या क्यू रिफ्लेक्टेड बाय क्यू टोटल, क्यू ट्रांसमिटेड बाय क्यू टोटल। ऊपर भी हीट है, नीचे भी हीट है, तो इसका हो गया m0 L0 T0। यहां से आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था एक फॉर्मूला इंटेंसिटी का, जिसको I से लिखते हैं, जिसको मैंने लिखा था एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी का हो गया m1 L2 T-2, तो m1 L0 T-3 डिवाइड करके सारा ये आता है। यहां से अगला बनता है बेटा स्टीफन्स कांस्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, सिग्मा से लिखते हैं, ठीक है। उसके लिए वही फॉर्मूला देखना पड़ेगा क्या था। स्टीफन ने एक लॉ दिया था, उस स्टीफन के लॉ के अकॉर्डिंग I इज इक्वल टू सिग्मा T4। स्टीफन ने यह कहा था कि कोई भी ब्लैक बॉडी जितनी रेडिएशंस को एमिट करेगी, उनकी इंटेंसिटी ऑफ एमिटेड रेडिएशन इज इक्वल टू दिस। तो यहां से ये जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला आया, यहां से आपको सिग्मा इज द स्टीफन्स कांस्टेंट व्हिच कैन बी रिटन एज इंटेंसिटी बाय T4। इंटेंसिटी का तो ये हो गया m1 L0 T-3, T4 का मतलब K-4, m1 L0 T-3, T4 का मतलब ऊपर कितना आ गया बेटा? K-4। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज रेट ऑफ कूलिंग। कूलिंग का मतलब किस रेट से टेम्परेचर कम हो रहा है। जिस रेट से टेम्परेचर कम हो रहा है दैट इज माइनस dt बाई dt। तो टाइम का तो हो गया T-1 और ये हो गया K1। इस माइनस का कुछ भी नहीं है बेटा, जो कांस्टेंट होता है उसका कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। हाँ भी क्लियर है यहां तक। उसके बाद वेन्स कांस्टेंट बी से लिखते हैं। वेन्स लॉ होता है बेटा एक, वेन्स लॉ ये कहता है कि वेवलेंथ इज इक्वल टू बी बाई टी। तो यहां से जो b आएगा दिस इज इक्वल टू लैम्डा m इंटू टी। तो यहां से ये आ गया लैम्डा m इंटू टी। लैम्डा m को मैंने लिख दिया L1, t को लिख दिया K1। तो ये फॉर्मूला आ गया जो आपको पता होना चाहिए। लैम्डा इज वेवलेंथ, वेवलेंथ का L1, टेम्परेचर T है, T का K1। ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए। ये एक कंडक्शन के हो गए, एक रेडिएशन का हो गया। ये रेडिएशन पे बेस्ड जो मेनली बनते हैं, मैंने सिर्फ वही बताया, फालतू की चीजें हम नहीं कर रहे, सिर्फ नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ही चीजें पढ़ रहे हैं। तो यहां पर ये आ गया L1 K1। उसके बाद अगला चैप्टर जो इसी के अंदर आ जाता है वो आता है केटीजी। केटीजी में प्रेशर आपने पढ़ा, प्रेशर का हम पहले पढ़ चुके हैं, हीट का हम पहले पढ़ चुके हैं, वॉल्यूम का हमें पता है, टेम्परेचर का हमें पता है, नंबर ऑफ मोल्स एक नंबर है, वहां से निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स का, एन या आर गैस कांस्टेंट का निकालते हैं, आर दैट इज गैस कांस्टेंट। दिस इज इक्वल टू पीवी बाई एनटी, पीवी इक्वल टू एनआरटी। अब देखो बेटा प्रेशर, दिस इज m1 L-1 T-2, वॉल्यूम L3, n number of mole that is mole, temperature that is Kelvin. तो simplify किया, this comes out to be m1 L2 T-2, m1 L2 T-2 K-1 मोल -1। ये गैस कांस्टेंट का आ गया। यहीं से मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ को भी लैम्डा से लिखते हैं। हाँ बेटा डिस्टेंस है, डिस्टेंस का आ गया L1, डिस्टेंस का कितना आ गया बेटा L1। करें आगे।
डिस्टेंस का गया L1, उसके बाद आगे देखते हैं। ये मीन फ्री पाथ था, इससे आगे चलते हैं हम थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में एक टर्म आती है इंटरनल एनर्जी। कैपिटल यू से लिखते हैं। अगर मैं इसको कैपिटल यू से लिख रहा हूं है तो एक टाइप की एनर्जी, एनर्जी का हो गया m1L2T-2। एनर्जी का कितना हो गया बेटा m1L2T-2। हाँ बेटा क्लियर है यहाँ पे, ये इंटरनल एनर्जी का हो गया। यहीं से एक टर्म आती है लेटेंट हीट, एल से लिखते हैं, डेल्टा क्यू बाय एम होता है। हीट का एरा बाय मास करूंगा तो m0L2T-2, m0L2T-2। ये टर्म्स आपको डायरेक्टली पता होनी चाहिए। अब जैसे ये थर्मो में आ गया, उसके बाद थर्मो में अगर मैं आ जाऊं, हीट पढ़ते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक पढ़ते हैं, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक पढ़ते हैं, वर्क डन पढ़ते हैं, फिर यहां से एक टर्म आती है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को ईटा से लिखते हैं, आउटपुट बाय इनपुट, ऊपर भी सेम चीज है नीचे भी सेम चीज है तो जीरो आ गई। थोड़ी सी ग्रेविटेशन में एक दो चीजें देख लेते हैं। जैसे ग्रेविटेशन में एक टर्म थी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये थर्मो हो गया होगा। पोटेंशियल का मतलब होता है ग्रेविटेशन में वर्क डन पर यूनिट मास। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, ये होता है वर्क डन पर यूनिट मास। तो वर्क डन का हो गया बेटा m1L2T-2 पर यूनिट मास। तो जैसे ही सोल्व किया ये आ गया m0L2T-2। हाँ बेटा क्लियर है, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ गया। यहीं से टर्म आती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब वही है, इसको v से लिखा था मैंने, तो ये आ गया पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। ग्रेडियंट का मतलब ये डिवाइडेड बाय लेंथ, डायमेंशनली। अगर लेंथ से डिवाइड करूंगा तो ये आ गया m0L1T-2, m0L1T-2। दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेडियंट। हाँ बेटा क्लियर है। उसके बाद एरियल वेलोसिटी, this is area by time, this is L2T-1। इसके बाद ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, दिस इज फोर्स बाय मास। तो जैसे ही सोल्व करूंगा m0L1T-2, ये ग्रेविटेशन का हो गया। अब इसके बाद जो दो चैप्टर बचे वो बचे SHM और वेव। अब अगर मैं SHM वेव की बात करूं, उसके डायमेंशनल फॉर्मूले अब देख लेते हैं। अब मैं SHM वेव के डायमेंशनल फॉर्मूले देख लेता हूं कि हमें SHM वेव के डायमेंशनल फॉर्मूले कैसे करने हैं, तो वो देख लेते हैं। SHM के अंदर बात करोगे पोजीशन, पोजीशन एक लेंथ है, वेलोसिटी, वेलोसिटी लेंथ है, वेलोसिटी का L1T-1, एक्सेलरेशन, ये टर्म्स निकालते हैं, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम पीरियड, एनर्जी, स्प्रिंग कांस्टेंट, ये सब मैं पहले कर चुका हूं। कोई नई टर्म कुछ आएगा नहीं नई टर्म के अंदर, जो आपको यही इन सब के डायमेंशनल फॉर्मूले पता होने चाहिए। अब SHM में थोड़ा सा आगे चले तो एक टर्म आती है डैम्पिंग कोफिशिएंट, जिसको B से लिखते हैं, जिसको किससे लिखते हैं B से। और हम मान के चलते हैं कि डैम्पिंग कोफिशिएंट क्या होता है, फोर्स इक्वल टू BV, उस फॉर्मूले से फोर्स बाय वेलोसिटी। तो फोर्स का आपको पता है, वेलोसिटी का हो गया L1T-1, L1 से L1 कैंसिल, जैसे सोल्व किया m1L0T-1, ये डैम्पिंग कोफिशिएंट आ गया। ये क्या आ गया बेटा, डैम्पिंग कोफिशिएंट का। ठीक है, ये आपके SHM में यूज होते हैं, इंटेंसिटी वगैरह। अब वेव पे आते हैं।
वेव में वेव की इक्वेशन, वेव की वेलोसिटी, वेव का डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा के, वो सारी चीजें जो के है, वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट दैट इज 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई का कुछ नहीं है, लैम्डा का आपको पता है। तो ये सारी चीजों के डायमेंशनल फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। फ्रीक्वेंसी आ गया स्टेशनरी वेव में, वहां पे वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, ये सब चीजें हम ऑलरेडी जो डायमेंशन फॉर्मूले हैं सारे पढ़ चुके हैं, इसीलिए आपको ये सारे डायमेंशनल फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। सारे डायमेंशनल फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। इन पे बेस हमने चार चीजें की, चार टाइप की चीजें हैं जो आपको पता हो। एक होता है डायमेंशनल कांस्टेंट, एक होता है डायमेंशनल वेरिएबल, एक होता है डायमेंशन लेस कांस्टेंट। अभी मैंने सिर्फ 11th वाले डायमेंशन फॉर्मूले बताए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम 12th के डायमेंशन फॉर्मूले करेंगे। अभी सिर्फ इतने 11th वाले आप पढ़ो, आज ही नेक्स्ट वीडियो आपके पास आ जाएगा। अभी मैं एक ही बना रहा हूं, ठीक है, उसके बाद फिर अगला बनाएंगे। डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, डायमेंशन लेस वेरिएबल, ठीक है। तो देखते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट में क्या होगा। डायमेंशनल कांस्टेंट की बात है, वैल्यू कांस्टेंट और डायमेंशन भी हो, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट। हाँ, प्लैंक कांस्टेंट का कैसे निकालते हैं, एनर्जी इक्वल टू एच न्यू। तो यहां से प्लैंक कांस्टेंट का निकालना हो तो ये आ गया एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी, एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी, जी एच, ये आ गई, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इनकी वैल्यू फिक्स है, कुछ डायमेंशन भी है, नॉन जीरो डायमेंशन। डायमेंशनल वेरिएबल, वैल्यू वेरी करे, डायमेंशन भी हो, जैसे फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनकी वैल्यू बार बार वेरी करती रहती है, और क्या इनके डायमेंशन भी होते हैं। डायमेंशन लेस कांस्टेंट, जिनके डायमेंशन तो ना हो पर वैल्यू कांस्टेंट हो, 2 पाई 3 ई, ये एक नंबर है जिनके कोई डायमेंशन नहीं है पर वैल्यू क्या है बेटा, कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू। डायमेंशन लेस वेरिएबल, वैल्यू तो वेरी करे बट डायमेंशन ना हो, एंगल, स्ट्रेन, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसी का एक है ये रिनोल्ड नंबर, डायमेंशन नहीं है, अच्छा नहीं, कांस्टेंट में नहीं है, बार बार वैल्यू वेरी करती है, इसलिए आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। हाँ बेटा क्लियर है। वैल्यू कांस्टेंट, नॉन जीरो डायमेंशन, ये हो गई। वैल्यू वेरिएबल, नॉन जीरो डायमेंशन, ये फोर्स वेलोसिटी एक्सेलरेशन हो गई। वैल्यू कांस्टेंट, जीरो डायमेंशन, ऐसे हो गए। वैल्यू वेरिएबल, जीरो डायमेंशन, एंगल और स्ट्रेन हो गई। उसके बाद एक क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, can have units without having dimensions. क्या कोई फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स हो सकते हैं विदाउट हैविंग डायमेंशन? हाँ, हो सकते हैं। एग्जाम्पल है एंगल, एंगल के कोई डायमेंशन नहीं है बट एंगल के यूनिट हैं रेडियन। एंगल के कोई डायमेंशन नहीं है बट एंगल के यूनिट हैं क्या बेटा, रेडियन। यही से ए फिजिकल क्वांटिटी कैन हैव डायमेंशंस विदाउट हैविंग यूनिट्स। क्या किसी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन हो सकते हैं अगर यूनिट नहीं है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ऐसी कोई क्वांटिटी नहीं है जिसके डायमेंशन तो हो बट यूनिट ना हो, क्योंकि जिसके यूनिट होंगे उसके डायमेंशन तो होंगे ही होंगे। पर ऐसा एक दो केस होते हैं कि डायमेंशन नहीं है बट यूनिट है, उनको सप्लीमेंट्री क्वांटिटी बोलते हैं। एंगल, सॉलिड एंगल, दो ही क्वांटिटी ऐसी होती है, इनके डायमेंशन तो नहीं होते। एंगल होता है आर्क बाय रेडियस, लेंथ से लेंथ कट गई, डायमेंशन 0 है, बट एंगल के यूनिट हम पढ़ते हैं रेडियन होते हैं। ऐसे सॉलिड एंगल के यूनिट हम पढ़ते हैं टी रेडियन होते हैं। टू फिजिकल क्वांटिटीज physical quantities
have same dimensional formula but different units. ऐसा होता किसके लिए? एक फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी. एक फ्रीक्वेंसी है, दूसरी है एंगुलर फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी का यूनिट होते हैं हर्ट्ज, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के जो एंगुलर वेलोसिटी बोल दो, एंगुलर वेलोसिटी यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड, और दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है t-1. इसके यूनिट है हर्ट्ज और इसके यूनिट है रेडियन पर सेकेंड. बिल्कुल सेम लाइन पर. टू फिजिकल क्वांटिटीज कैन हैव सेम यूनिट्स but different dimensional formula. ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है. दिस इज नॉट पॉसिबल. ये आपको पता होना चाहिए कि ऐसा पॉसिबल नहीं है. आपको ऐसा पॉसिबल नहीं है. कुछ पेयर होते हैं डायमेंशनल फॉर्मूलाज जिनके सेम होते हैं. आपको वो पेयर्स याद होने चाहिए. मैं आपको ऐसे 2-4 पेयर बता रहा हूं जो आपको याद होने चाहिए. चीजें लिंक करनी है. Pairs having same dimensional formula. First, work, energy, heat, इनके सेम होते हैं. चाहे एनर्जी किसी टाइप की हो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो, इनके डायमेंशन फॉर्मूला सेम होंगे. टॉर्क, टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस. वर्क भी क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस. टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ. है तो एक ही ना, बस फॉर्मूला अलग अलग है, बट डायमेंशनली दोनों के डायमेंशन फॉर्मूला सेम है. क्लियर है? यहां से अगली टर्म, एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम एल से लिखते हैं, mvr. ठीक है? प्लैंक कांस्टेंट. क्यों? आपने पढ़ा है mvr इक्वल टू nh/2 बोर मॉडल ऑफ एटम में क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. तो एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा. एंगुलर मोमेंटम प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा. mvr होता है, इसी को बोल देते हैं मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम. थर्ड, एनर्जी डेंसिटी. अभी पढ़ा था एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. इसका डायमेंशन फॉर्मूला सेम आया था किसके वाला? प्रेशर वाला. प्रेशर वाला किसके सेम था? स्ट्रेस के. स्ट्रेस वाला किसके सेम था बेटा? इलास्टिसिटी. फोर्थ, हमने पढ़ा एंगल का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं था, स्ट्रेन का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं था. तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये 0 डायमेंशन वाला, और भी कोई टर्म याद हो तो उसके साथ लिख सकते हो. फिफ्थ, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी. ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का मतलब बताया था अभी, फोर्स बाय मास, एंड फोर्स बाय मास इज एक्सेलरेशन, एंड दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो इन सब के डायमेंशन फॉर्मूले क्या होंगे बेटा? सेम होंगे. अगला, स्प्रिंग कांस्टेंट. दिस इज फोर्स बाय लेंथ. स्प्रिंग कांस्टेंट इज फोर्स बाय लेंथ. सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, दिस इज ऑल्सो फोर्स बाय लेंथ. तो ऐसे और भी मैं बहुत सारे बना सकता हूं,
ऐसे आपको जो भी चीज ध्यान में आ जाए कि किन्हीं 2 के डायमेंशन या 3 के डायमेंशन सेम होते हैं, ये तो ऐसे हैं कि जो आपको कई जगह पर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इसीलिए मैंने आपको ये बोला है कि ये आपको ध्यान होने चाहिए। जैसे एक और है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेडियंट। और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ऐसे ही फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट, इनके डायमेंशन फॉर्मूले सेम होंगे। ऐसे आप कई के निकाल के देख सकते हो, जिस जिसके डायमेंशन फॉर्मूले सेम हो, इन पे बेस आपको प्रीवियस ईयर के अंदर 10 साल में 2 या 3 बार ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा कि किन किन पेयर के डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होते हैं। ये पेयर्स आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए कि इन इनके डायमेंशन फॉर्मूले सेम है।